नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शन को। तो रशियन मीडिया या फिर जर्मन मीडिया कहूँ, अब बीबीसी जो है, आप बीबीसी हिंदी बेसिकली, तो बीबीसी हिंदी क्या आप ब्रिटिश मीडिया कहेंगे कि है या फिर इंडियन मीडिया? तो डेफिनेटली वो ब्रिटिश के नैरेटिव जो चलाते हैं। हालांकि खबर तो इंडिया के देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नैरेटिव है उनका, जो एजेंडा है वो तो वेस्ट का ही है। सिमिलरली DW रशियन वगैरह ये सब, आई डोंट नो कि ये सब चैनल अलाउ भी क्यों किया जाता है। ये लोग बेसिकली देश के अंदर रह के देश को खाने की काम करते हैं, दीमक की तरह खाते हैं बेसिकली। तो ये ऐसा एक चैनल है, जैसे DW हमारे इंडिया में भी है शायद ऑफ, या फिर बहुत सारे आउटलेट्स आजकल निकल गए हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी टेक एक्शन अगेंस्ट दिस न्यूज़ चैनल्स, दिस वेस्टर्न न्यूज़ चैनल। और रशिया भी पता नहीं क्यों अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहने को रशियन मीडिया है, बट एक्चुअली तो जर्मन मीडिया, जर्मन की नैरेटिव है, वेस्ट की नैरेटिव है। तो उनका कहना है कि क्या इंडिया और चाइना जो है वो रशिया को बचा पाएगा। हालांकि इसके अलावा भी रशिया के काफ़ी अंदरूनी मामलों का खबर भी जो है वो इनिशियल फेज़ में जो है वीडियो का आपको मिलेगा। जो इंडिया चाइना का एंगल है वो थोड़ा बाद में आएगा, बट शुरू में ओवरऑल रशिया के अंदर क्या चल रहा है, ऑयल प्राइस डिस्काउंट ये सब लेके, तो ये आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कूलिंग शायद बहुत मजबूत शब्द नहीं है, लेकिन सुस्ती जारी है। हम इसे जीडीपी ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में देख सकते हैं। दूसरा तिमाही लगभग तकनीकी ठहराव मानी जा सकती है। Эти слова главы Сбербанка स्बेरबैंक के प्रमुख जर्मन ग्रेफ के ये शब्द, जो उन्होंने व्लादिवोस्टॉक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पर कहे, रूस के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़ी प्रतिक्रिया का कारण बने। व्लादिमीर पुतिन ने भी इन पर रिएक्शन दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ग्रेफ से सहमत हैं, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, однозначно. नहीं, सरकार के कुछ सदस्य भी यही राय रखते हैं, राइट? ये इस बात से जुड़ा है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को ऊंचा रख रहा है और वह इसे महंगाई से लड़ने के लिए ऊंचा रखता है। आपने खुद दुकानों में दामों की शिकायत की थी और महंगाई भी बढ़ गई है। हमें मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करना होगा और इसके लिए हमें इकोनॉमी की एक नरम और शांतिपूर्ण लैंडिंग सुनिश्चित करनी होगी। Один из этих некоторых इन सरकार के कुछ सदस्यों में से एक, जिनका उल्लेख पुतिन ने इस संदर्भ में किया, मंत्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्सिम रेशेतनिकोव हैं, जिन्होंने एक दिन पहले व्लादिवोस्टॉक में कहा था, Востоке. हम देखते हैं कि यहाँ की स्थिति कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन इसकी कीमत अर्थव्यवस्था की कठिन स्थिति से चुकानी पड़ रही है और यह मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों में दिखाई देती है। रेशेतनिकोव ने रशियन एंटरप्राइजेस की आय में गिरावट और उनकी प्रोडक्ट्स की मांग में कमी के बारे में भी बात की। वास्तव में पुतिन ने भी व्लादिवोस्टॉक में स्वीकार किया कि रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, जिन्हें रूसी अधिकारी कूलिंग, ओवरहीटिंग से निकलना और यहाँ तक कि फ्रीजिंग या आइसिंग जैसे शब्दों से वर्णित करते हैं? क्या अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी की स्थिति में है, यानी लगातार 2 तिमाहियों की नकारात्मक वृद्धि से गुजर रही है? यह अभी भी एक खुला सवाल है, लेकिन हालात वैसे ही दिख रहे हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार सब कुछ वास्तव में शून्य वृद्धि की ओर बढ़ रहा है और यह काफी हद तक साल के बाकी हिस्से की अपेक्षाओं से मेल खाता है। तो हाल के वर्षों का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, जो आंशिक रूप से वॉर से जुड़े भारी खर्चों और राजकोषीय खर्चों पर आधारित था, स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं तक पहुंच रहा है। यह सैंक्शंस से भी जुड़ा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल बैंक की कार्य करने की स्वतंत्रता को काफी हद तक सीमित करते हैं। Накануне форума во Владивостоке व्लादिवोस्टॉक मंच की फोरम पर पुतिन ने चीन का दौरा किया और इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन और मंगोलिया के माध्यम से सोयूज वस्तोक ट्रांजिट लाइन के निर्माण की तैयारी की घोषणा थी। गैसप्रोम के लिए यह यूरोपियन मार्केट के नुकसान की भरपाई करने का एकमात्र तरीका है, भले ही आंशिक रूप से ही सही। हालांकि चाइनीज अथॉरिटीज ने अभी तक पावर ऑफ साइबेरिया 2 पर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दिया है। भारत, जिस पर अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल खरीदने के लिए 50% प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दिए हैं, फिलहाल रूसी आपूर्ति छोड़ने का इरादा नहीं रखता। क्या चीन और भारत रूस की गैस और तेल बिक्री से होने वाली आय को बचा पाएंगे, खासकर जब एक दिन पहले यह पता चला कि रूसी तेल कंपनियां मुनाफे में तेज गिरावट झेल रही हैं और गहरे घाटे में जा रही हैं?
für die gesamte निस्संदेह पूरी रूसी तेल और गैस इंडस्ट्री की स्थिति ड्रामेटिकली बदल गई है और गैस के मामले में यह काफी हद तक रूस के यूरोप को उसकी विदेश नीति पर ब्लैकमेल करने के असफल प्रयास के कारण है, जिसने गैज़प्रोम और अन्य कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बेहद नाटकीय असर डाला। तेल की बात करें तो यह कहना होगा कि यहाँ केवल सैंक्शंस ही नहीं बल्कि लो वर्ल्ड ऑयल प्राइस भी कारण है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि चीन और भारत के संबंधों में यहाँ बहुत अधिक गुंजाइश है। जब पुतिन शी से बात करते हैं तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 के निर्माण का मुद्दा हमेशा फिर उठता है, लेकिन चीन की रुचि यहाँ लिमिटेड है और भले ही अभी इस पाइपलाइन की योजना और निर्माण शुरू कर दिया जाए, फिर भी कोई प्रभाव पड़ने में लगभग 10 साल लगेंगे। Какой-то эффект. das in irgendeiner Weise Auswirkungen hat. В целом, эксперты уверены, कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हैं कि सिर्फ ये फैक्ट कि क्रेमलिन को बढ़ती इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा रूसी इकोनॉमी की स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है और वे सहमत हैं। सैंक्शंस के प्रभाव लगातार अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। इकोनॉमी को वॉर की दिशा में मोड़ना रूसियों की जेब पर चोट कर रहा है, जिसका मतलब है कि जितना यह आगे बढ़ेगा पुतिन के लिए वॉर जारी रखना उतना ही कठिन होता जाएगा। कमेंट्स में एसबेक 570 ने लिखा है कि रूसी लोग सब कुछ सह लेंगे, बस टीवी पर यह बता दो कि सब कुछ ठीक है। इसे रिप्लाई में लिखा है कि रूसी जनता सिर्फ टीवी प्रोपेगेंडा पर निर्भर नहीं रहती। उन्होंने सोवियत संघ के टूटने, पेंशन सुधार, भ्रष्टाचार और हाल के युद्ध के खिलाफ भी आवाज उठाई है। लोग जेल गए, विदेश निकले और सरकार को कोर्ट में चुनौती दी। इसलिए यह कहना कि रूसी लोग सब कुछ चुपचाप सह लेंगे हकीकत नहीं है। उसके बाद पश्चासो कोलोव ने लिखा है कि ब्याज दर महंगाई को रोकती है, लेकिन यह आर्थिक विकास को भी रोक देती है। उसके बाद एचरोम गुगलव ने लिखा है कि आप भयानक बातें कह रहे हैं। ग्रेफ ने चर्चा में भाग लेने वालों से कहा, आप असल में सत्ता लोगों के हाथ में देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि जैसे ही लोग अपने असली अस्तित्व को समझ जाएंगे तब उन्हें नियंत्रित करना और उनका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद साशा ने लिखा है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, वॉर पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है और मुनाफा नेगेटिव में है। क्या देश है? उसके बाद एर्लन श्मिटॉफ ने लिखा है कि जब कोई लेनदार आपका ब्याज दर बढ़ाता है तो आपको अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं और यही बात मुख्य दर पर भी लागू होनी चाहिए। उसके बाद डोनेटिव 1K99 ने लिखा है, मैं 2022 से ही सुन रहा हूं, बस थोड़ा और अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी और अब तो 2025 का अंत आ गया है। इसके जवाब में लिखा है कि रूस की अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हुई बल्कि वॉर इकोनॉमी में बदल गई है। रक्षा उद्योग पर भारी खर्च हो रहा है, रोजगार तो बना है लेकिन हथियार उत्पादन में, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कटौती हुई है। उसके बाद आदिलबेक सामजिन ने लिखा है, रूस को सहयोगी नहीं बचाएंगे। ईरान, भारत, ग्रीस, इजराइल और चीन को रूसी अर्थव्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद लाउरा मोंटसेगुर ने लिखा है, अगर ग्रेफ को जेल में डाला जाए तो रूसी अर्थव्यवस्था बच जाएगी। नेक्स्ट आइवान रेपिन ने लिखा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरने लगी है। जर्मनी में तो यह 2 साल से चल रहा है। तुर्की में महंगाई बेकाबू है। सवाल यह है कि देश का नेता कितना समझदार है और वह कौन से पार्टनर्स चुनता है ताकि उसका देश इस संकट से कम नुकसान में निकल सके। उसके बाद वी कुरोलेसोव ने लिखा है कि रूस की बात तो साफ है, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था की स्थिति सच में बहुतों को चिंता में डाल रही है। उसके बाद बॉब ने लिखा है कि यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, न कि हरे झंडे वालों के साथ बेकार सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए।